शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। यूट्यूब चैनल आगाज़ में मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा मंसूर। प्रोफेसर डॉक्टर ताहा नज़ीर की लिखी हुई मालूमाती और तहकीकी तहरीरों में से आज हमने उस शख्सियत की बायोग्राफी का इंतखाब किया है कि साइंसी इजादात में जिनका नाम रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। हार मान लेना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। कामयाब होने के लिए सबसे ज़रूरी है एक बार दोबारा कोशिश करना। ये तारीखी अल्फाज थे थॉमस एल्वा एडिसन के। एडिसन का नाम सुनते ही हमारे जहन में कुछ सवालात उभरते हैं कि एडिसन कौन था, वो कहाँ पैदा हुआ, उसकी तालीमी काबिलियत क्या थी, उसने अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारी और वो एक मशहूर साइंसदान कैसे बना। मामूली खानदान से ताल्लुक रखने वाला थॉमस रेलगाड़ी में अखबार बेचता था। गुर्बत व अफलास और कम मायगी और कसम पुरसी में परवान चढ़ा। हालात की सख्ती ने उसे अमूमी उलुल अज़मी और मुस्तक़बिल मिजाजी से आरास्ता कर दिया। फिर यही नालायक और कुन ज़हन तालिब इल्म दुनिया का अजीम मुअज्जद बन गया, जिसने 1869 से 1910 तक तकरीबन 1300 से ज़ायद इजादात मुतारफ करवाई। गरीब घराने के इस सपूत और दुनिया के निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इस अजीम शख्स को उसकी मौत के दिन अमरीकी अवाम ने 1 मिनट के लिए बिजली बंद करके खिराज तहसीन पेश किया। थॉमस एल्वा एडिसन 11 फरवरी 1847 को अमरीकी रियासत ओहायो के कस्बा मिलान में पैदा हुआ। उसके अबा व अजदाद वलंदेजी थे जो 1737 में एम्स्टरडैम से कनाडा के इलाके नोवा स्कोशा चले आए थे। उसके बाप का नाम सैमुएल एडिसन था जो बरतानवी हमदर्द और कनाडा में भी अमरीकी तर्ज हुकूमत का ख्वाहां था। जब वो अपने इन हुकूमत मुखालिफ नजरियात और मशकूक सरगर्मियों की वजह से ज़ेर-ए-ताब आया तो अमरीका फरार होने में कामयाब हो गया। बाद में अपने बीवी बच्चों को भी अमरीका मुंतकिल कर लिया। उसके थॉमस में 6 बच्चे थे और अपनी कसीरुल अयाली के बाइस उन्हें खातिर-ख्वाह जिंदगी के वसाइल मुहैया करने से कासिर था। गोया हम थॉमस को भी दुनिया के गरीब तबके के अफराद में शामिल करने में कोई हरज महसूस नहीं करते। उसकी माँ नैन्सी मैथ्यू एलियट कनाडा की रहने वाली थी और एक स्कूल में उस्तानी थी। थॉमस इब्तदा ही से अपनी माँ का गर्विदा था जो अपनी फितरी ममता के साथ पेशा वराना महारत से भी उसकी हर तरह की हौसला अफजाई करती थी। मगर उसके बावजूद थॉमस सिर्फ 3 माह से ज़्यादा स्कूल की तालीम हासिल ना कर सका, जिसके बाद में एक मौके पर वजह बताते हुए उसने कहा कि स्कूल की उस्तानियाँ उसे नालायक और कुन ज़हन समझती हैं और वो पढ़ाई में हमेशा पीछे रहता था, बल्कि चल ही ना सका था। एक दफ़ा तो उसके उस्ताद ने निगराने आला से कहा कि ये लड़का तो कुन ज़हन है, इसे स्कूल में रखना फजूल है, जिसे थॉमस बड़ा रंजीदा हुआ। उसने अपनी माँ से इसका जिक्र किया तो उसने हमेशा की तरह उसकी हिम्मत बंधाई। अगरचे उसकी माँ ज्यादा अरसे तक उसका साथ ना दे सकी, मगर वो जितना अरसा भी जिंदा रही मोहब्बत और शफकत के ऐसे लाजवाल जज्बात निछावर करती रही जिनकी हिद्दत वो बकिया सारी उम्र महसूस करता रहा। वो अपनी माँ को इन अल्फाज से खिराजी अकीदत पेश करता है कि अगर मुझे मेरी माँ की उल्फत और शफकत हासिल ना होती तो बहुत मुमकिन था कि मैं कभी इतना बड़ा मुअज्जद ना बन सकता। जबकि थॉमस का बाप उसे हमेशा कुन ज़हनी तसव्वुर करता रहा। वो उससे जिंदगी में हरगिज़ किसी बड़े कारनामे की तवक्को न रखता था। सिलसिला तालीम के मुनक़ता होने के बाद थॉमस के लिए ज़रूरी हो गया कि घर के अखराजात पूरे करने में मदद करे। उसने सुबह मिशिगन के शहर पोर्ट हेरन और डेट्रॉइट के दरमियान चलने वाली ग्रैंड ट्रंक रेल में ट्रेन बॉय की हैसियत से काम शुरू कर दिया। रेलवे हुकाम ने उसे इजाज़त दे दी कि वो उन्हें कमीशन दिए बगैर अपनी चीज़ें बेच लिया करे। वो रास्ते में ड्राई फ्रूट, इनामी थैलियाँ, अखबारात और किताबें बेचता था। उसके कपड़े हमेशा गंदे और फटे रहते थे। उसने कभी भूल कर भी अपने बूट पॉलिश न किए थे, लेकिन फिर भी अपनी खुश इखलाकी की वजह से रेल में कई दोस्त रखता था। अपनी कमाईगी और गुर्बत के बावजूद थॉमस बड़ा उलुल अज़्म और जफाकश था। उसने डेट्रॉइट के फ्री प्रेस से एक पुराना टाइपराइटर खरीदा और एक प्रेस लेकर अपना हफ्त रोज़ा अखबार हेरल्ड जारी कर दिया, जिसका साइज एक आम रुमाल के बराबर था, जिसके लिए खबरें वो दीगर ज़राए के साथ अपने एक टेलीग्राफर दोस्त और रेलवे के मुसाफिरों से लेता था। थॉमस अखबार रेल में ही बेचता था। 4 सालों में उसने अपने कारोबार से $2000 कमाए जो उसने अपने वालिदैन को दे दिए। रेल में थॉमस ने जहां प्रेस रखा था वहीं अपनी छोटी सी तहकीकी तजर्बागाह भी बनाई हुई थी, जिसमें उसने बिजली की तारें, कीमियाई अज्जाओं की शीशियां और दीगर आलाजात रखे हुए थे। एक बार तजर्बा करते हुए उसे फास्फोरस लुढ़क कर गाड़ी के फर्श पर गिर गया, जिससे गाड़ी में आग लगने का खदशा होने लगा, मगर उसे जल्द ही बुझा दिया गया। रेल के कंडक्टर को उस पर बड़ा गुस्सा आया। उसने थॉमस के कानों पर मुक्के रसीद किए और जो ही अगला स्टेशन माउंट क्लेमेंस आया उसने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। टाइपराइटर, प्रेस और तजर्बागाह का सामान बाहर फेंक दिया। उससे थॉमस को बहुत दुख हुआ। वो काफ़ी अरसे तक न सिर्फ पुरमलाल और रंजीदा रहा, बल्कि अपने दाएं कान की समाज से भी हमेशा के लिए महरूम हो गया, जो इलाज मुआवजे के बावजूद सही ना हो सका। लेकिन थॉमस सख्त जान था। उसने हिम्मत ना हारी।
मेहनत जाफशानी से अपना काम करता रहा। मुमकिन है इसकी वजह गुर्बत अफलास की भट्टी में पक कर कुंदन बन जाना हो, या फिर फ़िक्र मुआश की शबाना रोज़ काविश उसका मुहर्रिक हो, या तहकीक व तजर्बे से इश्क की हद तक लगन उसे बेचैन कर देती हो। बहरहाल उसने अपना अखबार हेरल्ड बंद हो जाने के बाद पॉल प्राई के नाम से नया अखबार छापना शुरू कर दिया। एक दफ़ा उसका सामना एक ऐसे शख्स से हुआ जिसके बारे में उसने कोई ज़ाती अफवाह छापी थी, तो उसने उठाकर थॉमस को दरिया में फेंक दिया, जिससे इस नए उभरते नौजवान एडिटर का सारा जोशो जज्बा काफूर हो गया और पॉल प्राई भी बंद हो गया। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि थॉमस असबाब हयात की कमाईगी और यासो हसरत की कोख से फूटने वाली अमूमी उलल अज़मी और मुस्तकबिल मिजाजी का हामिल था। वो इंसानी हमदर्दी और बहादुरी जैसी सिफात से मुत्तसिफ था, जिसका सबूत हमें उसके एक वाक़े से मिलता है कि 1962 में वो माउंट क्लेमेंस के रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, जहां कंडक्टर ने गुस्से में आकर उसका सामान बाहर फेंक दिया था कि अचानक स्टेशन मास्टर का छोटा बच्चा रेल की पटरी तक चला गया। इतने में रेलगाड़ी भी आ निकली। थॉमस ने आओ देखा ना ताओ फिलफोर छलांग लगाई और बच्चे को उठाकर नीचे पत्थर पर जा गिरा, मगर उसकी एड़ी पर रेल का पहिया गुजर गया, जिससे उसे हल्की चोटें आई। स्टेशन मास्टर ने थॉमस को इस एहसान के बदले ओंटारियो के स्ट्रीट फोर्ड जंक्शन पर $25 माहाना पर टेलीग्राफ ऑपरेटर लगवा दिया। मगर थॉमस अपनी इस रात की नौकरी को ज़्यादा अरसे तक जारी ना रख सका, क्योंकि सारा दिन नित नए तजर्बातों मुशाहिदात के बाद वो रात को जागते रहने की मुशक्कत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी नौकरी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई और उसे सारीना मुंतकिल कर दिया गया, मगर यहाँ भी उसके तहकीकी जुनून ने उसके लिए मसाइल खड़े कर दिए। एक दफ़ा जब वो इंकिशाफ व इजाद की धुन में मगन था तो स्टेशन से गाड़ी रुके बगैर गुजर गई, मगर खुशकिस्मती से दोनों ड्राइवरों ने एक दूसरे की सीटी को सुन लिया था, जिससे वो किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बच गए। 1864 में थॉमस 17 साल का हो गया था। उसे इंडियाना स्टेट के शहर इंडियानापोलिस में $75 माहाना पर टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी मिल गई। इस दौरान उसका शौक मुतालिया भी चलता रहा। एक दफ़ा उसका गुजर अमरीकी सूबा ओहायो के शहर सिंसिनाटी से हुआ, जहां पुरानी किताबों की नीलामी हो रही थी। थॉमस ने $2 के इवज़ किताबों का एक ढेर खरीद लिया और उसे सर पर उठाए रात के 3 बजे जब घर आ रहा था तो रास्ते में चौकीदार ने उसे चोर समझते हुए रुकने के लिए कहा। थॉमस अपने दाएं कान से बहरा होने के सबब उसे सुन ना सका। पहरेदार ने गोली चला दी जो थॉमस के कान के करीब से गुजर गई और वो मरते मरते बचा। 1886 में थॉमस 19 साल की उम्र में सुबह कंटकी के शहर लुइसविल चला गया, मगर उसकी जेब में फूटी कोड़ी भी ना थी। उसे तकरीबन 100 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ा। जब वो लुइसविल पहुंचा तो उसके कपड़े फट चुके थे। एक छोटी सी पोटली में उसने अपनी अहम अशिया बांध रखी थी। इस हाल में उसे कोई मुलाजमत देने को तैयार ना था, मगर बिल आखिर उसे बतौर टेलीग्राफर नौकरी मिल गई, जहां अपनी पेशेवराना सलाहियतों और जहानत व फतानत से वो वेस्टर्न यूनियन का अहम कारीगर बन गया। मगर यहाँ भी उसका इंकिशाफ व इजाद का लाजवाल जज्बा उसके हसूल मुआश के रास्ते की दीवार बन गया। एक दफ़ा जब वो बैटरी रूम में अपने एक तजर्बे के लिए तेजाब लेने गया तो बोतल उसके हाथ से लड़क गई। तेजाब छत से नफूस करता हुआ मैनेजर के दफ्तर की मेज़ पर गिरा, जहाँ से गुजरते हुए फर्श तक पहुँच गया। अगले दिन थॉमस की बोर्ड के सामने जवाब तलबी हुई तो उन्होंने थॉमस को ये कहते हुए सुबकदोश कर दिया कि हमें कोई तजर्बेबाज नहीं बल्कि टेलीग्राफ ऑपरेटर की ज़रूरत है। अब थॉमस की सेहत खराब रहने लगी। वो 20 साल का हो चुका था। वो ज़माने की मजीद सितम ज़रीफियाँ बर्दाश्त करने का हौसला नहीं पाता था। वो वापस अपने घर पोर्ट हेरन चला आया, जहाँ ग्रैंड ट्रंक रेलवे कंपनी ने उसकी एक इजाद को खरीद लिया। उसकी हालत निस्बतन बेहतर होने लगी। एक दफ़ा जब वो बूस्टन में इस कंपनी के दफ्तर गया तो लोग उसके बोसीदा कपड़े, बिखरे बाल और ज़ाहिरी हालत देखकर हंसने लगे, मगर जब उसकी हुनरमंदी और चाबुकदस्ती को देखा तो उसकी काबिलियत और अहलियत के कायल हो गए। रफ्ता रफ्ता थॉमस दोबारा मौशी बदहाली का बुरी तरह शिकार हो गया। वो $200-300 का मकरूज भी हो गया। उसके जहन में लंबे चौड़े मंसूबे थे जिसके लिए उसके पास वसाइल ना थे। 1869 में वो न्यूयॉर्क चला आया, जहां आते ही उसे 2 दिन तक भूखा रहना पड़ा। वो रात वॉल स्ट्रीट के गोल्ड इंडिकेटर कैंप के बैटरी रूम में सो गया। अगले दिन जब इस कंपनी की भाव ताव बताने वाली मशीन खराब हुई तो थॉमस ने उसे चंद मिनटों में सही कर दिया। उसकी हुनरमंदी देखते हुए कंपनी के आला अफसर ने उसे अपने यहाँ मुलाजिम रख लिया। 1873 में थॉमस ने 26 साला मैरी स्टिलवेल से शादी कर ली, जिसे थॉमस के 3 बच्चे पैदा हुए। मैरी टाइफाइड से फोत हो गई। 1886 में उसने मिना मिलर से शादी कर ली, जिससे उसके मजीद 3 बच्चे हुए। इस दौरान थॉमस ने कई एक टेलीग्राफ की मशीनें ईजाद की, जिसे खरीदने के लिए वेस्टर्न यूनियन का सदर उसके पास आया और उनकी कीमत दरियाफ्त की। थॉमस इन्हें $5000 से ज़्यादा का तसव्वुर नहीं करता था, मगर उसने कहा कि आप जो मुनासिब समझें। यूनियन का सदर बोला कि $40,000 काफ़ी होंगे। थॉमस के जिसने इससे कबल इतनी खतीर रकम का नाम भी महज चंद एक बार सुना था, उसे हासिल होने की खुशी से पागल सा होने लगा और इस रकम से उसने अपने बाप के मुंतखब करदा इलाके मेल्डन में एक कारखाना खोला, जहां उसने कई एक मजीद चीज़ें ईजाद की।
1869 میں خود بخود ووٹ گننے والی مشین ایجاد کی۔ تھامس نے پہلا پیٹنٹ اسی کا حاصل کیا تھا، مگر سیاستدانوں نے اپنے مفادات کی خاطر اسے خریدنے سے انکار کر دیا۔ آٹو ریکارڈر، جو بعد میں فونوگراف کی ایجاد کا سبب بنا۔ گراہم بیل کے ٹیلی فون کی ترسیل و تکنیک میں ترمیم و اضافہ۔ الیکٹرو موٹوگرافی، ٹیلیگرافی۔ 1877 میں فونوگراف ایجاد کیا، جو بعد میں گرام فون کی شکل میں متعارف ہوا۔ گراہم بیل کے ٹیلی فون کی ٹرانسمیشن اینڈ میکینکس میں ترمیم و اضافہ۔ 1879 اکتوبر 21 کو بجلی کا بلب ایجاد کیا، جس کے لیے تھامس نے مختلف دھاتوں اور نمکیات پر 1000 سے زائد تجربات کیے۔ بالآخر وہ کاربن کی ایسی تار تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا جو بجلی کی رو کو روشنی میں تبدیل کر سکتی تھی۔ جب اس نے پہلی بار تار بنایا تو وہ ٹوٹ گیا، دوسری بار پھر ٹوٹ گیا، مگر تیسری بار وہ اسے بنا کر شیشے کی بوتل میں رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ 2 راتیں اور 1 دن مسلسل اس کام میں مصروف رہا اور یہ تار 40 گھنٹے روشن رہ کر ختم ہو گیا۔ کائنٹوگراف، کائنٹوسکوپ اور کائنٹوفون، جو بعد میں سینما مشین پر جا کر منتج ہوئے۔ پہلی جنگ عظیم میں جب اسے امریکہ کے بحری شعبے کا نگران بنایا گیا تو اس نے جنگی اہمیت کے 40 آلات ایجاد کیے۔ تھامس کی ایجادات کی فہرست بنائی جائے تو انہیں لکھتے اور پڑھنے میں حقیقتاً کافی وقت درکار ہوگا۔ بہرحال اس نے 1869 سے 1910 تک تقریباً 1300 سے زائد ایجادات کے پیٹنٹ حاصل کیے تھے۔ میلان کے اس کن ذہن طالب علم، غریب گھرانے کے سپوت اور دنیا کے پسپا یا نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے اس عظیم شخص کو مندرجہ ذیل اعزازات و انعامات ملے۔ پرنس ایلیٹ کا طلائی تمغہ، جو 1892 میں لندن کی مجلس فنون نے دیا۔ تمغہ برتری، جو فوٹوگرافر سوسائٹی فرانس کی طرف سے ملا۔ امریکن انسٹیٹیوٹ بوسٹن اور نیو یارک نے بھی اسے تمغے دیے۔ رفتہ رفتہ امریکہ کا یہ عظیم موجد ناتوانی اور اضمحلال کا شکار ہو گیا۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کام کرتے رہنے کی وہ لگن جو اس کی غربت و افلاس کی کوکھ سے پیدا ہوئی تھی، تھمنے کو نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر 18 اکتوبر 1931 کو 84 سال کی عمر میں تھامس نیو جرسی کے ویسٹ اورنج کے علاقے میں اس دار فانی کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ گیا، اور امریکی عوام نے 1 منٹ کے لیے ملک میں بجلی بند کر کے اس عظیم محسن کو خراج تحسین پیش کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی آئندہ ویڈیو میں حاضر ہوں گے کسی اور شخصیت کی بائیوگرافی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔